नमस्कार। ज्ञान विविधि चैनल में आपका कितना हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे अकबर की विजय। इससे पहले हमने अकबर का परिचय देख लिया था और अकबर के दो संरक्षण थे, जिसमें बैरम खां और उसकी दूसरी थी दाई माँ महाअंगा। उसका हमने दोनों ओर से देखा है। बैरम खां का शासन कहाँ से कहाँ तक चला है और उसके बाद में जो 2 वर्ष का शासन था उसको पेटीकोट शासन कहा जाता है, उसका भी हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं अकबर की विजय। इससे पहले जैसे ही अकबर सिंहासन में बैठता है उसी समय हेमू को पता चलता है कि केवल मात्र 13 वर्ष का छोटा बच्चा दिल्ली पर राज कर रहा है, तो उसको हटाकर मैं अपना शासन वहां पर कर लूं। तो उसने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। हेमू और मुगल संरक्षण है जो बैरम खां उनके मध्य, इसका हमने अध्ययन किया है। और जो पेटीकोट शासनकाल 2 वर्ष का चलता है उसमें एक युद्ध और हुआ था, मालवा का युद्ध। वहां से हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मालवा का युद्ध से हम शुरू करेंगे। वो पानीपत का सेकंड युद्ध वर्णित है, बताने की आवश्यकता नहीं है। 1561 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करता है और मालवा का जो शासक होता है उसका नाम है बाज बहादुर। ये शासक हैं जहां आक्रमण कर रहे हैं वहां के। तो सबसे पहले 1661 ईस्वी में जो पेटीकोट शासन चला है उसी समय यहाँ पर कौन विजय प्राप्त करता है? महामंगा का बेटा है जिसका नाम है आदम खां। यहाँ अकबर नहीं जाता है, आदम खां को भेजता है और आदम खां इसमें खूब माल प्राप्त करता है और ये चरित्रहीन व्यक्ति माना जाता है, इसलिए जो ये इसकी महिलाएं थी मालवा की उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और बाज बहादुर की पत्नी के साथ भी, जिसका नाम है रूपवती। तो इस कारण वो आत्महत्या भी कर लेती है। तो ये प्रथम है इसकी। इसके बाद में आता है ये जो अकबर है वो 1562 ईस्वी में अजमेर जाता है। अजमेर कहाँ गया है? दरगाह में। जो किसकी दरगाह है अजमेर में? संत सूफी मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहां जाता है दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए। उसी समय इनसे भेंट होती है जो आमेर के शासक हैं भारमल। कौन है आमेर के शासक? भारमल। उसके साथ ये राजपूत कास्ट से संबंध रखते थे। तो भारमल अपने भतीजे से बड़ा परेशान था। तो भारमल अकबर के सामने एक प्रस्ताव रखता है। क्या? विवाह संबंध का प्रस्ताव रखता है। यह सोचता है भारमल कि मैं अकबर से विवाह संबंध स्थापित कर लूं ताकि मुझे राहत मिल जाए। तो भारमल की पुत्री होती है हरकाबाई। उसका विवाह किसके साथ करना चाहता है? अकबर के साथ। जैसे अकबर को ये प्रस्ताव मिलता है तो अकबर एक बार तो उस प्रस्ताव को मना कर देते हैं, लेकिन बाद में अकबर अपनी कूटनीति के चाल के द्वारा सोचता है कि अगर मैं इसके साथ विवाह संबंध कर लिया तो हो सकता है सारे राजपूत मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। इसके लिए इसे हाँ करता है। तो 1562 ईस्वी में अकबर और भारमल की पुत्री है जिसका नाम है हरकाबाई, इसका विवाह हो जाता है। और ये हरकाबाई से ही आगे पुत्र प्राप्त होगा जिसका नाम है सलीम, और यही आगे जाकर शासक बनेगा। इसका वर्णन आगे पढ़ेंगे हम। और हरकाबाई को एक अकबर ने उपाधि भी दी है, पदवी दी है, मरीमुज जमान, इसको ही बोला गया। अब हम आगे चलते हैं। यह इसके पहले इसने एक विवाह भी किया था। कहते हैं कि केवल मात्र जो अकबर 9 वर्ष का था तभी इसने विवाह कर लिया था रुकैया बेगम के साथ। ये कौन थी रुकैया बेगम? जो अकबर का चाचा था हिदाल, उसकी पुत्री। तो सबसे पहले इसकी विवाह पहला ये माना जाता है। और दूसरा विवाह करता है ये सलीमा बानो के साथ, जो कौन थी? बैरम खां की पत्नी। मैंने आपको पहले बताया था बैरम खां का उस समय बताया था, तो वो सेकेंड था और ये तीसरा विवाह इसका माना जाता है। मुख्य रूप से इस 3 विवाहों का वर्णन मिलता है। अब हम आगे चलते हैं अगली विजय की ओर। 1564 ईस्वी में ये गोंडवाना इस पर विजय प्राप्त करता है। दुर्गावती यहाँ की शासिका है। आप शासिका का वर्णित भी दिया गया तो ध्यान रखें।
पूछ लिया जाता है कौन सी जगह कौन सा शासक था और कब विजय प्राप्त की। तो 1564 में गोंडवाना पर करता है जहाँ दुर्गावती शासिका रहती है। इसके बाद में 1569 में 2 विजय प्राप्त करता है। एक तो करता है रणथंभौर की, रणथंभौर की, और रणथंभौर का शासक होता है सुरजनहाड़ा, ठीक है। और इसी समय 1569 ईस्वी में ही कलिंग का शासक है जिसका नाम है रामचंद्र, वो युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अकबर के खौफ से इतना डर जाता है कि खुद अपना राज्य सौंप देता है। तो एक रात में 2 विजय प्राप्त हो जाती है इस पर, तो ये आक्रमण करता है तब जाकर ये इसको प्राप्त होता है। और ये रामचंद्र है, ये अपना कलिंग का किला 1569 में अकबर को सौंप देता है। आगे चलते हैं। इसके बाद में और 2 आएंगे, एक मारवाड़ का शासक आएगा और एक बीकानेर का, दोनों भी अपने किले सौंप देते हैं। वो कब होता है? 1570 ईस्वी में। मारवाड़ का शासक है मालदेव और बीकानेर का कल्याण सिंह। ये दोनों भी अपना किले या अपना सारा राज्य इनको सौंप देते हैं, या इसको लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे देखते हैं। तो ये हमने एक सेट से शुरू की। एक सेट में मालवा का, जो शासक मालवा पर कौन था? ताज बहादुर, जिसमें आदम खान ने विजय प्राप्त किए हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में 62 में अजमेर की दरगाह जाता है और वहाँ अजमेर की जो भारमल शासक है उसकी पुत्री के साथ विवाह करता है, हरकाबाई के साथ, और इससे संबंध बन जाते हैं। और इसके द्वारा, भारमल के द्वारा इनको बहुत से ऐसे योग्य शासक सेनापति भी मिलते हैं, जैसे टोडरमल, भगवान दास और मान सिंह। भगवान दास का पुत्र होता है मान सिंह, आगे जाकर मान सेनापति बनता है। 1564 में वड़ाउंगा, जिसमें दुर्गावती शासिका होती है, ये यहाँ विजय प्राप्त करता है। तो 1569 में 2 विजय प्राप्त करता है, रणथंभौर की जिसका शासक है सुरजनहाड़ा, और उसके बाद में कलिंजर का है वो रामचंद्र है, ये अपना उसको दुर्ग दे देता है, सौंप देता है। उसके बाद में 70 में 2 मिलते हैं, मारवाड़ का और बीकानेर का, दोनों ही इसको किले सौंप दिए जाते हैं। यहाँ इसको लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते हैं कि अकबर का इतना खौफ हो गया था, जो भी इसका नाम सुनता डर के मारे पहले ही अपना राज्य सौंप देता था। यहाँ हम अब पढ़ते हैं 1572 ईस्वी में गुजरात विजय। गुजरात विजय का शासक था मुजफ्फर शाह। यहाँ जो गुजरात पर विजय प्राप्त करता है तो अकबर 3 कार्य करता है। पहला कार्य क्या करेगा? जो बैरम खान का पुत्र था रहीम, अब्दुल रहीम, उसको खान खाना की उपाधि देता है। अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि। और दूसरा क्या काम करता है? फतेहपुर सीकरी पर बुलंद दरवाजा बनाता है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। और एक बात और कहते हैं कि सबसे पहले अकबर ने समुद्र गुजरात विजय पर ही देखा था। ये इसकी मुख्य 3 बातें हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना को उपाधि किसने दी और कब दी? तो दी किसने है? अकबर ने। और कौन सी विजय प्राप्त कर? गुजरात की विजय प्राप्त कर। और फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा बनवाया है। कहीं कहीं जगह ये भी वर्णन मिलता है कि जब दक्षिण विजय भी प्राप्त की थी और गुजरात, दोनों विजय पर इसने ये बुलंद दरवाजा बनाया था। चलते हैं आगे। गुजरात विजय हो गई, इसमें इसमें 3 कार्य हो गए गुजरात विजय के। अब आता है 1576 ईस्वी में, यहाँ ये बंगाल पर अधिकार करता है।
बंगाल का जो शासक है वो दाऊद खां, ठीक है। और इसके बाद में 1576 ईस्वी में मेवाड़ पर, और मेवाड़ का शासक है महाराणा प्रताप, नाम सुना होगा। और इसके बाद साथ में होता है हल्दी घाटी का युद्ध, बड़ा ही प्रसिद्ध युद्ध रहा है 18 जून 1576 को। हम हल्दी घाटी का विस्तारित रूप आगे पढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप का चैप्टर आएगा, तो मैं पूरा विस्तार से बताऊंगी किस प्रकार दोनों के बीच में युद्ध होता है। कहते हैं कि ये युद्ध निर्णायक माना गया है। जब अकबर यहाँ अकबर खुद लड़ने के लिए नहीं जाता है, किसको भेजता है? अपने दो सेनापति को, मान सिंह और आसफ खां को। लेकिन यहाँ महाराणा प्रताप इनके कैद में नहीं आता है, जंगलों में चला जाता है, इसलिए युद्ध ये निर्णायक माना गया है। ये दो मुख्य युद्ध हो गए, केंद्र में बंगाल का हुआ है दाऊद खां के साथ, और दूसरा लड़ा है वो मेवाड़ के शासक है महाराणा प्रताप के साथ, जो प्रसिद्ध युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध। कब लड़ा है? 18 जून 1576 को। आगे चलते हैं, आगे आएगा 1581 ईस्वी में काबुल का जो यहाँ शासक है वो है मिर्जा हुसैन। इसके साथ ये युद्ध करता है, तो युद्ध करके काबुल को प्राप्त करता है। उसके बाद में 1500 कहीं आपको 85 मिलेगा और कहीं 86। मैं तो ये 85 वाली सन बता रही हूँ, ये अकबरनामा से ली गई है। जितने भी सने आएंगे आपको वो अकबरनामा से है, और आइन अकबरी भी इसका एक ग्रंथ है, उसमें अलग सने मिलेगी। तो कहीं आपको 85 मिली है और कहीं 86, दो है। यहाँ कश्मीर विजय प्राप्त करता है, और एक कश्मीर का शासक है यूसुफ। और कहते हैं कि इसी कश्मीर विजय प्राप्त करने पर इसने अपने एक नवरत्न को खोया था, जिसका नाम था बीरबल। तो सबसे इसको प्रिय था, और इसके दरबार की एक शोभा थी, तो नवरत्न रूप में गिना जाता था। तो इसी विजय के अभियान के दौरान इसने अपने सबसे प्रिय नवरत्न को खो दिया था, और कहते हैं कि अकबर को उसमें बड़ा दुख भी हुआ था। तो ये हो गई गोत्र में गुजरात पर विजय। मुसफ़र शाह इसका शासक है, इसने 3 यहाँ बातें की हैं। पहला की था अब्दुल रहीम को खानखाना की उपाधि दी थी। दूसरा फतेहपुर सीकरी ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। तीसरा सबसे पहले समुद्र इसने इसी विजय के समय देखा था। उसके बाद क्षेत्र में बंगाल में विजय प्राप्त करता है, जिसका शासक है दाऊद खां। उसके बाद में इसी समय क्षेत्र में मेवाड़ का प्रसिद्ध युद्ध लड़ता है, हल्दी घाटी का युद्ध। किसके बीच लड़ता है? महाराणा प्रताप के बीच। मैंने बोला आपको इसका विस्तार रूप आगे देखेंगे। इसके बाद में 1881 में काबुल पर मिर्जा हुसैन के साथ लड़कर काबुल प्राप्त करता है। उसके बाद में 85 या 86। तो ये अगर आप मानो तो 86 दे रखी है, ये तो मैंने बताइए आपको कहाँ से, और इसको आपको डाउट पूरा करना, इसकी बुकें आप पढ़ सकते हो। तो कश्मीर पर यूसुफ, और यहाँ इसके अपना एक नवरत्न को खोया था। आगे चलते हैं इसकी विजय। ये अकबर ऐसे ही महान नहीं कहलाया है, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार खूब अच्छा किया है, और इसी कारण इसको अकबर महान भी कहते हैं। आगे चलते हैं, ये हो गई आपके कश्मीर तक। कश्मीर के बाद में 1593 और कहीं आपको 93 में मिलेगी, ठीक है। यहाँ ये सिंध पर अधिकार करता है। किस पर करता है? सिंध पर। और सिंध का जो शासक है उसका नाम है मिर्जा इब्न बानो, ठीक है। इसके बाद 1592 में करता है ये उड़ीसा पर। इसका शासक है निसार खां। ये इसको ज़्यादा यहाँ मकसद नहीं करनी पड़ती, ये छोटे राजा वगैरह थे यहाँ, इसको जैसे ही आक्रमण करता विजय प्राप्ति हो रही थी। इसके बाद में 92 तक उड़ीसा प्राप्त हो गया। उसके बाद में है 1592 में उड़ीसा पर प्राप्त करता है विजय। उसके बाद में 1599 में दौलत खां पर, दौलताबाद पर, और इसके बाद में इसका एक अंतिम अभियान होता है, अंतिम विजय अभियान।
फिर ये लंबी बीमारी के बाद 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है किसकी? अकबर की। कहते हैं कि पेट संबंधित कोई बीमारी थी, पेचिस वगैरह, उसके कारण 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम विजय के बाद थोड़ा सा अकबर का उसने क्या क्या बनवाए हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और अकबर को महान क्यों कहा, इसका भी थोड़ा चर्चा करते हैं। तो इसने 2-3 चीज़ें बनवाई हैं, जैसे 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी इबादत खाना, और फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, तो पहले वर्णित आया था। और कहते हैं कि इसी समय ये जो संत थे सलीम चिश्ती उसको बड़ा मानते थे और उन्हीं के कारण इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसका नाम इसने क्या रखा है? सलीम। तो पहले मैंने आपको बताया था लड़का भाई से प्राप्त हुआ है, और सलीम उसको पैदा होने के बाद ही उसको मरियम उज जमानी की उपाधि भी दी थी। इसके बाद में 1500 कहीं कहीं आपको 81 और कहीं कहीं 82, ध्यान रखना आपकी बुक में 1581 सन दे रखी है, और कहीं 1582 भी है। इसने धर्म चलाया था जिसका नाम है दीन ए इलाही। ठीक है, तो आप बुक के अनुसार चलो तो 1581 करना। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म चलाया था। और सबसे पहले हिंदू शासक कौन था जिसने धर्म को माना था? बीरबल। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, सबसे पहले बीरबल ने हिंदू इसको धर्म को स्वीकार किया था। और इसके दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित ये अबुल फजल को मानता था। कहीं कहीं ये वर्णन है कि सबसे पहले अपना आप को और फिर सेकंड इसको पद दिया हुआ था, लेकिन आपकी बुक में ये वर्णित है प्रधान पुरोहित किसको माना है? अबुल फजल को। ये भी एक नवरत्न में से ही था। इसके आगे ये 1583 ईस्वी में एक समझ चलाता है इलाई समझ चलाया, ये भी ध्यान में रखना। ये भी आती है कई बार, कब चलाई? 1583 में। अब 3 बातें ऐसी है इसकी जो और राजाओं ने शुरू किया था और इसने वो बंद किया है, इसीलिए जनता ने इन तीनों कारण के कारण ये अकबर महान कहा है। तो ये सबसे पहले 1562 में दास प्रथा समाप्त करता है। ठीक है, दासों की जो परंपराएं थी इस प्रथा को इसने समाप्त कर दिया था। कब किया है? 1562 ईस्वी में। फिर 1563 ईस्वी में ये तीर्थ कर हटाता है, कर की समाप्ति। और 1564 में जजिया कर हटाता है। फिर आगे एक शासक आएगा वापिस लगाएगा, लेकिन इसने हटा दिया था। तो इन 3 कारणों के कारण 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ कर और 64 में जजिया कर, तो जनता ने इसको क्या कहा था? अकबर महान। जनता ने इसको ये उपाधि दी थी कि मेरे लिए उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए, और शासकों ने इस पर कई प्रकार के लगा रखे थे, दास है, तीर्थ है, जजिया है, और इसने इनको समाप्त कर दिया था। तो इसको अकबर महान कहा था। तब मैं थोड़ा सा आपको इसके नवरत्नों के बारे में बता देती हूँ। बुक में वर्णित नहीं है, लेकिन ध्यान में रहे, अच्छी बात है। इसके दरबार में 9 ऐसे व्यक्ति थे, विद्वान थे, जिनको हम नवरत्नों के नाम से जानते हैं। जैसे अकबर के नवरत्न, जैसे एक
बीरबल, अबुल फजल, और इसी का भाई है फेजी, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान का नाम। आठ पर है, ये कहीं तो आपको दो नाम मिलते हैं, हकीम एक नाम जगह तो हकीम दे रखा है और कहीं दे रखा है फकीर, ठीक है ना। हकीम हमाम है एक जगह नाम तो, और कहीं फकीर भी दे रखा है, ठीक है ना। और 9 नंबर पर है वो है मुल्ला दो प्याजा। थोड़ा सा मैं मौखिक आपको वर्णन बता दे तो इनके बारे में। सबसे पहले बीरबल सबसे ज़्यादा नज़दीक और प्रिय था और ये हाजिर जवाब था। बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में हुआ है और ये ब्राह्मण वंश से संबंध रखते थे। और बीरबल है, इनकी मृत्यु आपको अभी वर्णित आई थी कौन से युद्ध में, जो कश्मीर विजय प्राप्त की थी, तब बीरबल की मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि अकबर अपने सबसे अच्छे नवरत्न को खो देता है और अकबर को बड़ा दुख भी होता है। बीरबल अकबर को कैसे मिला, इसका मैं छोटा सा आपको किस्सा बताती हूँ। कैसे सबसे पहले इसको प्राप्त हुआ। अकबर के दरबार में पान लगाने वाला रहता, पान बीड़ा लगाने वाला, और शाम को सबको, रानी और अकबर को वो पान खिलाता था। तो उसको एक बार क्या है, पान में थोड़ा सा चूना ज़्यादा गिर जाता है, तो अकबर जब खाता है तो खाते ही उसको वापिस सैनिक के द्वारा बुलाते हैं। तो अगर अकबर के पास आता है तो अकबर क्या कहता है कि हजूर कैसे बुलाया, तो उसने कहा कि आप कल 1 किला चूना लेकर आना। तो वो जाता है, पूछता नहीं क्यों लाना है, किस लिए लाना है, और कैसे राजा को पूछ सकते हैं। तो वो जाता है और फिर सुबह जब चूना लेकर वापस दरबार की तरफ आ रहा होता है तो बीच में इसको मिलता है मोहनदास। ये बीरबल का नाम है, ध्यान रखना, मोहनदास। ये मोहनदास उसको मिलता है और पूछता है कि आज तुम कहाँ जा रहा है 1 किला चूना लेकर। तो वो कहता है कि मैं दरबार में जा रहा हूँ और राजा ने मुझे कहा कि आप कल सवेरा हो तब 1 किला चूना लेकर आना। तो वो कहता है क्यों मंगाया था, तो क्या पता नहीं, कि हो सकता है जब राजा ने पान खा रहे तब मंगाया। तो उसने कहा हाँ, जब मैंने पान बना कर दिया तो उसने खाया, तो उसको मुझे बुलाकर बोला कि कल सवेरा हो तब 1 किला चूना लेकर आना। तो ये समझ जाता है मोहनदास क्यों मंगाया है। तो उसको कहता है कि अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आप 1 किला घी पीकर जाइएगा। तो ये पूछता है कि क्यों घी पीकर जाऊँ, तो कहता है कि चूना आपको ही खाना पड़ेगा, इसलिए आप घी पीकर जाइए। तो वो सोचता है कि मोहनदास कभी झूठ नहीं बोलता, हो सकता है इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। तो वो 1 किला घी पीकर फिर चूना लेकर राजा के पास जाता है। तो राजा सैनिकों को आदेश देते कि सामने खड़े रहकर आप इसको 1 किला चूना खिला दीजिए। वो 1 किला चूना खा लेता है और फिर अपने घर चला जाता है। फिर वही जब समय आता है तो वो पान लेकर वापस राजा के दरबार में हाजिर होता है। ये देखकर अकबर को बड़ा आश्चर्य होता है कि इसको मैंने जो 1 किला चूना खिलाया फिर भी ये जिंदा और मेरे सामने आ गया, ये कैसे संभव हो सकता है। तो उसको बुलाता है और पूछता है कि तुम जिंदा कैसे। तो ये सारी वो घटना बताता है जिसके साथ होती है, कैसे मुझे मिला वो सारी बात। तो वो अकबर मोहनदास को अपने दरबार में बुलाते हैं कि इतना बुद्धिमान व्यक्ति इतने दिन कहाँ था, और इसको एक नवरत्न के रूप में चुनते हैं। फिर आता है अबुल फजल, इसने अकबरनामा, आईन अकबरी, इस प्रकार की अच्छी किताबें लिखी। अकबरनामा है, उसमें पूरी अकबर की आत्मकथा का वर्णन किया गया है। फिर इसी का ये भाई है फेजी, ये दोनों नागौर से संबंध रखते हैं, ध्यान में रखना, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये दोनों संबंध रखते हैं। और कहते हैं कि अबुल फजल को सलीम ने मरवा दिया था। सलीम कौन था, अकबर का पुत्र, ये इसको मरवा देता है। जो इसके कार्य अधूरे रह गए थे वो किसने पूरे किए, फेजी ने, इसका भाई था उसने। फिर है तानसेन, तानसेन की मेघ मल्हार, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। और कहते हैं कि जब ये मेघ मल्हार गाता था तब बारिश शुरू हो जाती थी। और टोडरमल ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ है इसके दरबार में। और कैसे प्राप्त हुआ, पहले मतलब बताया था बारमल के द्वारा। टोडरमल और भगवान 2 थे, बारमल के 2 पुत्र होते हैं, उसी का एक पुत्र होता है जिसका नाम है मानसिंह।
मान सिंह सबसे अच्छा योग्य सेनापति होता है और सबसे ज्यादा मनसबदार मान सिंह के पास होती है। मनसब क्या है? पड़ता थी। जितने युद्ध आप विजय प्राप्त करोगे उस अनुसार आपको ये प्राप्त होती रहेगी। कहते हैं कम से कम 1000 से अधिक के पास मनसबदार। ठीक है, आगे आता है अब्दुल, जिसको उपाधि मिली है खान खाना की। ये बैरम खान का पुत्र था और खान खाना की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। और कब दी है? गुजरात विजय के समय। ठीक है, इसके बाद में हकीम खान, ये भी एक विधि वगैरह था, कार्य करते थे। और मुल्ला दो प्याजा, इसका नाम मुल्ला दो प्याजा नहीं होकर अलग था। मुल्ला दो प्याजा अकबर ने रखा है क्योंकि ये खाने के समय प्याज का बड़ा शौकीन था, इसलिए इसको मुल्ला दो प्याजा कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।